मौत के घाट उतार दिया है। और इसलिए हमें तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार ये विकास का सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर देश विकास चाहता है, देश 2047 विकसित भारत का सपना का साकार करना चाहता है, तो हमारे लिए आवश्यक है कि हम किसी भी हालत में देश में भ्रष्टाचार को सहन नहीं करेंगे। इस मूड को लेकर के चलना चाहिए। ये 21 तोपों की सलामी, मुझे लगता है जिस समय झंडारोहण हुआ उस समय 21 तोपों की सलामी दी जाती है। ये वही तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और सुधांशु त्रिवेदी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं स्टूडियो में। लगातार हमलावर है कांग्रेस की। आप परिवारवाद की बातें करते हैं, लेकिन परिवारवाद वाली पीडीपी का आप अपने साथ ले लेते हैं। तुष्टीकरण की आप बात करते हैं, वो तुष्टीकरण आपके द्वारा भी किया जाता है। क्या जवाब है आपका? देखिए, वैसे तो आज स्वतंत्रता दिवस है और आज के दिन राजनीति के विषय को छोड़ दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर रहता, क्योंकि बाकी 364 दिन और 26 जनवरी 15 अगस्त छोड़ दें तो 363 दिन हमारे पास है एक दूसरे पे खूब आरोप प्रत्यारोप करने के लिए। और दुख की बात यह है कि वो पार्टी जो ये दावा करती है कि उसी ने स्वतंत्रता का आंदोलन लिया, वन एंड ओनली एक्सक्लूसिव कॉपीराइट होल्डर ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट, वो स्वतंत्रता दिवस के दिन भी मोदी जी के प्रति आक्रमण करने की अपनी ईर्ष्या का लोभ संवरण नहीं कर पाते हैं। ये अपने आप में दुखद बात है। जहाँ तक परिवारवाद की बात है तो वो ये होता है कि आज हम 2023 में बैठे हैं। अगर हम आपसे पूछें कि 2033 में भाजपा का अध्यक्ष कौन होगा या भाजपा का नेतृत्व 2043 में किसके हाथ में होगा, तो आप नहीं बता सकते। दूसरी तरफ 1947 में भी कांग्रेस का नेतृत्व नेहरू जी के हाथ में था और आज भी डिफैक्टो नेतृत्व सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के हाथ में। 1929 और 30 का वो मतलब सबसे फेमस कांग्रेस अधिवेशन, लाहौर कांग्रेस अधिवेशन रावी के तट पर, जहां पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित हुआ, जिसकी वजह से हमारा गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। उसमें अध्यक्ष कौन था? मोतीलाल नेहरू। फिर उन्होंने अध्यक्षता किसको ट्रांसफर की? जवाहरलाल नेहरू को। यानी मोतीलाल नेहरू से अध्यक्ष बने जवाहरलाल नेहरू। और आज भी 100 साल के बाद भी ये परिवारवाद है। परिवार और परिवारवाद में अंतर होता है। परिवार के जैसे पूंजी हर व्यक्ति को जरूरत है, पैसे की जरूरत है, पूंजीवाद होता है कि सारी पूंजी मेरे पास होनी चाहिए। तो इसलिए वाद में और परिवार में अंतर है। तो इसके ऊपर वाद विवाद न करती कांग्रेस तो ज्यादा अच्छा होता। और तुष्टीकरण की जहां तक बात है, मैं मानता हूं कि इस देश की क्षमता, गरिमा, प्रतिष्ठा को सबसे ज्यादा हानि अगर किसी चीज ने पहुंचाई है तो तुष्टीकरण ने। आप सोचिए, हमारे वो उदात्त मूल्य कि पूरी दुनिया जिसकी तरफ मुंह करके देखती, सिर्फ एक ही उदाहरण देना चाहता हूं कि दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश इंडोनेशिया, वहां पे रामायण करने के लिए किसी मुस्लिम पात्र को समस्या नहीं है, परंतु यहां पर समस्या होती थी इस कारण से। और इसमें तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, तुष्टीकरण आज से नहीं शुरू हुआ, कल विभाजन विभीषिका दिवस था। स्वतंत्रता की कीमत हमने सामान्य नहीं चुकाई है। 15 से 20 लाख लोगों ने अपने प्राण गए उनके उस विभाजन में। जो दुनिया की बड़ी से बड़ी रक्त रंजित क्रांतियों में 6 महीने में इतने लोग नहीं मारे गए और 6 महीने में 2 करोड़ लोग बेघरबार होकर इधर से उधर नहीं गए। दिस इज द बिगेस्ट एक्सोडस इन द डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। इतनी बड़ी कीमत चुकाकर जो स्वतंत्रता मिली हो और उसको कहा गया बगैर खून की एक बूंद बहाए हमें आजादी मिल गई, तो मुझे लगता है किस लिए कहा गया? तुष्टीकरण के लिए, कि सिर्फ हमें भविष्य की राजनीति का वोट देखना था। इसीलिए मैं अटल जी की वह कविता याद करता हूं जो उन्होंने युवा प्रचारक के रूप में 15 अगस्त 1947 के समय और विभाजन की उस स्थिति की कीमत पर मिली स्वतंत्रता पे दुख में लिखी थी कि 15 अगस्त का दिन कहता आजादी अभी अधूरी है, सपने सच होने बाकी हैं, रावी की शपथ न पूरी है। क्योंकि रावी तट पर कांग्रेस अधिवेशन में ही पूर्ण स्वराज्य का संकल्प लिया गया था जो पूरा नहीं हो पाया। उन्होंने कहा 15 अगस्त का दिन कहता आजादी अभी अधूरी है, सपने सच होने बाकी हैं, रावी की शपथ न पूरी है, जिनकी लाशों पर पग धरकर आजादी है हमने पाई, वो अब तक है खाना बदोश, गम की काली आंधी छाई।
हिंदू होने के नाते जिनके दुख को कहने में तुम्हें लाज है आती, तो सीमा के उस पार चलो सभ्यता जहां कुचली जाती। ये 47 था और आपने देखा CNRC में भी वही था। सिर्फ ध्यान रखने के लिए मानवता के साथ कोई समझौता। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि स्वतंत्रता को देखें तो समग्र दृष्टि से देखें, ईमानदारी से देखें। और आज ये समय है, जो गलतियां हुई पूर्व काल की छोड़िए, हम भी भूलने को तैयार हैं, आप भी भूलिए और नए सिरे से, जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा, अमृत काल में नए संकल्प के साथ आगे बढ़िए, स्वतंत्रता के शताब्दी को मनाने के समय भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प के साथ। ठीक है, मैं सीधे ले चलता हूं आपको पटना, जहां लालू यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये लाल किले पर आखिरी भाषण है। कैसे कहा लालू ने अपने अंदाजे बयान में, आइए देख सकते हैं। सर, मोदी जी अगला बार फहरा पाएंगे? नहीं फहरा पाए। तो क्या आज उनका क्या मना जाए? मोदी जी के आज जो अंतिम है उनका, आगे क्या होने वाला? आगे हम लोग आने। सर, मोदी जी अगला बार फहरा पाएंगे? नहीं फहरा पाए। तो क्या आज उनका क्या मना जाए? मोदी जी के आज जो अंतिम है उनका, आगे क्या होने वाला? आगे हम लोग आने। सर, मोदी जी अगला बार फहरा पाएंगे? तस्वीरों में आप देख रहे हैं राहुल गांधी मेरे ख्याल से 24 अकबर रोड में आ रहे हैं, बगल में पवन बंसल दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे या सोनिया, मेरे ख्याल से मल्लिकार्जुन खड़गे ही झंडा फहराएंगे। उनके बगल में के वेणुगोपाल राव भी दिखाई दे रहे हैं। सुधांशु जी, क्या कहेंगे लालू जी की इस टिप्पणी पर आप? मैं याद दिलाना चाहूंगा, लोग जरा जाके आर्काइव्स में देख लें, संसद के आर्काइव में होगा। जब गुजराल जी की सरकार थी, तब लालू प्रसाद यादव जी ने संसद में बोला था अटल जी के लिए, बिल्कुल इससे मिलता, कहे तब अटल जी 13 दिन के प्रधानमंत्री रह चुके थे, तो ये वक्तव्य था लालू यादव जी का, अरे पंडित नेहरू कहे थे कि एक दिन प्रधानमंत्री बनेंगे तो बन लिए ना, अब 13 दिन होगा, अब ना बनने वाले हैं। उसके बाद फिर बने 98 में, 99 में फिर बने। तो इसलिए कोई मुझे वो बात नहीं है। और ऑन द लाइटर नोट में एक बात याद दिला दूं, क्योंकि आज 15 अगस्त का दिन है, स्वतंत्रता का दिन। लालू यादव जी के तो एक वो भी बाइट है, जो आप कोई भी जाए नेट पर सर्च करेगा तो पार्लियामेंट स्पीचेस ऑफ लालू प्रसाद यादव जी में मिल जाएगा, जो कहे अरे अब मेरा योगदान कोई कम है, मैं तो वो हूं, 1948 में पैदा हुआ, अंग्रेज को पता चल गया लालू आने वाला, तो 1 साल पहले छोड़ के भाग गए। तो उन्होंने तो इस प्रकार की बातें भी बोली हैं, तो उनकी इस बात को कितनी गंभीरता से लेना चाहिए, ये मैं दर्शकों के विवेक पे छोड़ता हूं। सुधांशु जी, एक सवाल मेरे मन में है, आज मल्लिकार्जुन खड़गे इस राष्ट्रीय पर्व का, इस लाल किले के आयोजन का हिस्सा नहीं बने। मेरा सवाल सीधा आपसे यह है कि क्या सत्ता पक्ष विपक्ष को साथ लेकर नहीं चल पाया, या विपक्ष आपके साथ चलना ही नहीं चाहता? देखिए, ये मैं एक उत्तर देकर जनता के विवेक पे छोड़ता हूं। ठीक है। जब इमरजेंसी लगी थी इस देश में, लोकतंत्र कुचल दिया गया था, लोग जेल में थे और मूल अधिकार भी समाप्त कर दिए गए, तब कभी एक बयान हमारे किसी नेता के दिखाइए 15 अगस्त से 26 जनवरी पे हमने राजनीतिक वक्तव्य दिया, बस इतना पर्याप्त है। अब देश की जनता को निर्णय करना चाहिए कि हम साथ ले नहीं पा रहे हैं, या वो देश के साथ खड़े नहीं होना चाह रहे हैं, देश की किसी भी अच्छाई में नहीं खड़े होना। चलिए वो छोड़िए, हमारे साथ नहीं खड़े होना चाह रहे हैं ना। सरदार पटेल उनके नेता थे, विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति सरदार पटेल की है, भारत की नहीं, विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति, जिसको आज वो कहते हैं नहीं हमारे नेता थे। एक कांग्रेस का नेता बताइए जो वहां गया हो। इसलिए हमसे विरोध में वो भारत को छोड़िए, अपने प्रतीकों का भी विरोध करने में गुरेज नहीं करते। तो दर्शकों को तय करना चाहिए कि हमने इमरजेंसी में भी 15 अगस्त से 26 जनवरी पे कोई राजनीतिक स्टैंड नहीं लिया, और इन्होंने आज के समय में भी लिया। ठीक है सुधांशु जी, एक क्विक ब्रेक के बाद वापस आते हैं, मात्र 10 सेकंड का ब्रेक, कहीं जाइएगा मत।